देखिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, और इसमें है परिवहन। क्या है? परिवहन। परिवहन में देखते हैं कि वस्तुओं और यात्रियों को आदान प्रदान करने के लिए, वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन साधनों का हम उपयोग में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिवहन। जिन साधनों को हम उपयोग में लेते हैं उन साधनों को परिवहन के साधन या यातायात के साधन कहते हैं, जिन्हें वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वो सब परिवहन के माध्यम होते हैं। अतीत में परिवहन के साधन हमारे अधिकांशतः पशुओं से के माध्यम से कराए जाते थे, जैसे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी। बाद में धीरे धीरे विज्ञान बढ़ता गया, आज के वर्तमान स्थिति में पहुंच गए हम। आज हम हमारी वर्तमान स्थिति जो देख रहे हैं वहाँ पहुंच गए। अतीत को देखते हैं तो कुछ अलग ही परिवहन के साधन थे, और आज के वर्तमान में परिवहन के साधन कुछ अलग है। आज के जब वर्तमान में हम परिवहन के साधनों पर विचार करते हैं तो उसमें परिवहन 3 रूपों में होता है। सबसे पहले स्थल परिवहन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्थल परिवहन। उसके बाद में स्थल परिवहन। अब स्थल परिवहन भी 2 रूपों में होता है। स्थल परिवहन भी 2 रूपों में होता है। इसमें पहला है सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, और दूसरा है रेल परिवहन। दूसरा कौन सा है? रेल परिवहन। पहला है सड़क परिवहन और दूसरा है रेल परिवहन। अब हम बात करते हैं स्थल परिवहन की, तो स्थल परिवहन के 2 रूप हो गए, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। अब इन दोनों रूपों पर अध्ययन करते हैं तो इनमें भी सबसे ज़्यादा सुगमतापूर्ण कौन सा है, सबसे खर्चीला कौन सा है, महंगा कौन, सस्ता कौन सा है, सुविधाजनक कौन सा है, इन सारे बिंदुओं पर विचार करना होता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलनात्मक जब हम अध्ययन करते हैं तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन थोड़ा महंगा तो होता है, बशर्ते रेल परिवहन की अपेक्षा यह सुविधाजनक होता है, जितना रेल परिवहन सुविधाजनक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेल परिवहन डोर टू डोर नहीं हो सकता, द्वार से द्वार तक नहीं जा सकते रेल परिवहन के माध्यम से। रेलवे स्टेशन जहाँ पर है, रेलवे लाइनें जहाँ तक हैं, हमारे निवास स्थान से कितनी दूरी पर है, हमारे गांव से, शहर से कितनी दूरी पर है, वहीं तक हम रेल परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी हम हमारे शहर, गांव, कस्बे तक, ढाणियों तक रेल परिवहन का उपयोग नहीं कर सकते। जबकि सड़क परिवहन को हम अपने द्वार तक, घर तक, गाँव तक, कहीं तक भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए सड़क परिवहन सुविधाजनक है अपेक्षा रेल परिवहन के। दूसरा अध्ययन करते हैं कि सड़क परिवहन, सड़क बनाने में, परिवहन करने में लागत कम आती है, रेल परिवहन को ज़्यादा लागत आती है बनाने में। लेकिन एक बार फर्स्ट में लागत आती है रेल परिवहन में, बाद में फिर रेल परिवहन सुविधाजनक हो जाता है, यानी सस्ता रहता है। क्योंकि एक बार रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, एक ही बार विद्युतीकरण करने के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार ही करनी होती हैं। उसके बाद में वो बार बार उसी पर यात्री गाड़ियाँ, माल गाड़ियाँ लगातार उसको कई वर्षों तक चलती रहती हैं, जिसमें बार बार निवेश की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सड़क परिवहन बार बार निवेश मांगता है। हर साल, हर 6 महीने में रिपेयरिंग होनी करनी पड़ती है, सड़कें टूट जाती हैं। इसलिए सड़क परिवहन में खर्चा अधिक होता है, रेल परिवहन में प्रारंभिक खर्चा होता है, बाद में नहीं होता। जबकि सड़क परिवहन बार बार खर्चा मांगता है। जबकि रेल परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा भाड़े के रूप में सस्ता होता है। रेल परिवहन से अत्यधिक भार वाली वस्तुओं को अत्यधिक दुर्गम, दूरस्थ क्षेत्रों पर पहुंचाने के लिए रेल परिवहन सस्ता भी रहता है, सुविधाजनक भी रहता है वस्तुओं को पहुंचाने के लिए। जो अत्यधिक भार वाली होती है, जैसे कोयला है, लोहा है, और भारी और कीमती जो पत्थर हैं, बहुमूल्य जो पत्थर हैं, अत्यधिक वजन वाले हैं, वो सड़क परिवहन से संभव नहीं है जितने हम रेल परिवहन से पहुंचा सकते हैं। पहुंचाएंगे सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से तो, लेकिन भाड़े के रूप में, खर्चे के रूप में रेल परिवहन सस्ता पड़ेगा अब सड़क परिवहन के। रेल परिवहन अच्छा रहता है। तो अधिक दूर स्थानों पर वस्तुओं को पहुंचाने के लिए, अत्यधिक भार वाली वस्तुओं को, यात्रियों को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेल परिवहन ज़्यादा सुविधाजनक रहता है।
भाड़ा भी कम लगता है, खर्चीला कम है, कम खर्च होता है सड़क रेल परिवहन में, जबकि सड़क परिवहन में अधिक खर्च होता है। फर्क इतना ही है कि सड़क परिवहन द्वार से द्वार तक हो सकता है, जब चाहे जब पहुंचा जा सकते हैं। रेल परिवहन में ऐसा नहीं है, रेल अपने निर्धारित समय से चलती है और जहाँ तक उनके रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं वहाँ तक चलती हैं, द्वार तक, गाँव तक, ढाणियों तक, कस्बों तक पहुँचना संभव नहीं है। ये रहा हमारा स्थल परिवहन। अब इसमें देखिए सड़क परिवहन, रेल परिवहन फिर दो प्रकारों में होता है। ये तो दो रूप हो गए, अब पढ़ते हैं प्रकार। सड़क परिवहन दो रूपों में होता है, राष्ट्रीय और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय अब वो कैसे होता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कि देश के भीतर, राष्ट्र मतलब देश के अंदर, सीमाओं के अंदर जहां पर सड़क परिवहन होता है वो तो होता है राष्ट्रीय परिवहन। और अंतरराष्ट्रीय देश से बाहर दूसरे देशों के लिए जो सड़कें जाती हैं वो अंतरराष्ट्रीय परिवहन हो गया। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार के लिए सड़क परिवहन संभव है। अफगानिस्तान सड़क परिवहन संभव है क्योंकि वहाँ हमारा के हिमालय की श्रेणियाँ फैली हुई है, बसंते दर्रों के माध्यम से सड़कें बनाई होती हैं, सीमांत सड़कें बनी हुई होती हैं जो हमारी सेना के लिए विशेषकर उपयोगी होती हैं, सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। सेना के जवानों को राशन सामग्री को, हथियारों को पहुँचाने के लिए सीमांत सड़कों का उपयोग किया जाता है। सड़कें भी फिर कई प्रकार की होती हैं, सड़कों का भी अध्ययन करेंगे तो सड़कें भी कई प्रकार की होती हैं। उसके बाद में ये राष्ट्रीय स्तर की जो सड़कें होती है, इनमें जब सड़कों के प्रकार पड़ते हैं तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमांत सड़कें, सड़कें 4-5 प्रकार की होती हैं। तो ये सड़कें मुख्य देश की राजधानी को अन्य राज्यों से जोड़ती हैं, अन्य राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। तो वो होता है राष्ट्रीय परिवहन हमारा। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक माल को पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय परिवहन। अंतरराष्ट्रीय परिवहन जो दूसरे देशों से यात्रियों को आवागमन कराया जाता है या वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, वो होता है अंतरराष्ट्रीय परिवहन में। वो किस में होता है हमारा? अंतरराष्ट्रीय परिवहन में। तो ये रहा हमारे सड़क परिवहन के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवहन। अब देखते हैं हम रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में भी दो रूप होते हैं, रेल परिवहन और रेल परिवहन में भी ये दो रूप होते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय रेल परिवहन यानी देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय देश के बाहर। और यहाँ तक कि रेल परिवहन देश के बाहर में अंतर महाद्वीपीय हो जाता है, एक देश से दूसरे महाद्वीप तक चली जाती हैं, विदेश विश्व में कहीं भी जा पहुँच सकती हैं। सड़कें तो एक देश से दूसरे देश में क्रॉस करेंगी उस रेलें भी, लेकिन रेलों का एक प्रकार अलग से बता दिया है कि महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ देती है। एक ही रेल परिवहन महाद्वीप के जैसे सिडनी से पर्थ ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग है, सिडनी से सीधे पर्थ को जोड़ देता है। यूरोप के कई रेल मार्ग ऐसे हैं जो यूरोप के पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से जोड़ देते हैं। जापान से लेकर के सीधे ही यूरोप के पश्चिमी छोर तक जाता है, एशिया से लेकर वहां तक चला जाता है रेल मार्ग। तो ये अत्यधिक दूरी को सड़क परिवहन से संभव नहीं है, इतनी लंबी दूरियां जो रेल परिवहन से संभव है। ये अत्यधिक दूरी को महाद्वीपीय छोर से दूसरे महाद्वीप के दूसरे छोर तक जोड़ देती है, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो जाते हैं। तो यह क्या है कि अत्यधिक दूरस्थ स्थानों पर और अत्यधिक वजन वाली वस्तुओं को ले जाने में रेल परिवहन सक्षम होता है। तो ये होता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी देश के भीतर और देश के बाहर। अब ये होने कहाँ चाहिए? तो जनसंख्या जहाँ पर रेल परिवहन सड़क परिवहन वहाँ अधिक किया जाता है, विकास वहाँ अधिक होता है इनका, जहाँ पर निकटतम बाजार हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, निकटतम विशाल बंदरगाह हो, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हो, पृष्ठ प्रदेश मजबूत हो, उन क्षेत्रों पर परिवहन अधिक किया जाता है। परिवहन की आवश्यकता भी अधिक होती है क्योंकि जनसंख्या का भार अधिक है और जनसंख्या का भार अधिक होने के लिए यात्रियों को अत्यधिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए अधिक परिवहन की आवश्यकता होगी। दूसरा, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होंगे तो कच्चा माल उद्योगों में पहुंचाने के लिए, उद्योगों से निर्मित माल निकटतम बाजारों में भेजने के लिए परिवहन की आवश्यकता अधिक होगी। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों, बंदरगाह, विदेशों से आयात किया हुआ माल को बंदरगाह पर उतारा जाता है, बंदरगाह से देश के भीतरी भागों के भेजने के लिए माल को सड़क परिवहन और रेल परिवहन की आवश्यकता होती है। या फिर देश के आंतरिक भागों से जो माल विदेशों के लिए निर्यात किया जाता है उसके लिए भी सड़क परिवहन रेल परिवहन के माध्यम से बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। फिर बंदरगाहों से जलयानों के माध्यम से उसको विदेशों के लिए निर्यात किया जाता है।
तो इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही क्षेत्रों में सड़क परिवहन और रेल परिवहन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे क्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन की अति आवश्यकता होती है, और ये परिवहन तृतीय सेवा के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, व्यवसाय तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सेवा दे रहा होता है। क्या कर दे रहा होता है? ये सेवा दे रहा होता है, तो ये तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हम स्थल परिवहन होगा, स्थल परिवहन के बाद हम पढ़ते हैं हम जल परिवहन, सॉरी वायु परिवहन। वायु परिवहन, वायु परिवहन के रूप नहीं है, सीधे एक प्रकार है कि कितने प्रकार में होता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। वायु परिवहन राष्ट्रीय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय, दो प्रकार से होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दो रूपों में होता है वायु परिवहन। अब देखिए वायु परिवहन की क्या मुख्य विशेषता है? सबसे महंगा परिवहन है। क्या है? सबसे महंगा परिवहन है वायु परिवहन। तीनों ही परिवहनों में, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो स्थल परिवहन हो, चाहे वो वायु परिवहन को, जो तीनों को मूल जो परिवहन है उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो तीनों परिवहनों में वायु परिवहन सबसे महंगा है। अत्यधिक स्थूल भारी वस्तुओं को दूर स्थानों पर पहुंचाने में असक्षम है, सक्षम नहीं है। अत्यधिक वजन वाली वस्तुओं को पहुंचाने में सक्षम नहीं है। हल्की वस्तुएं जो मूल्यवान है, अत्यधिक कीमती हैं और मूल्यवान वस्तुएं, उनको दुर्गम स्थानों पर पहुंचाने में सक्षम है, लेकिन अधिक वजन वाली वस्तुओं को ले जाने में सक्षम नहीं है। यात्रियों को, हल्की वस्तुओं को, जैसे आभूषण है, हीरा, पन्ना, जवाहरात, आभूषण, इनको जब हम विदेशों के लिए निर्यात करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं, तो उसमें वायु परिवहन कम समय में अधिक दूरी को तय करने के लिए सुविधाजनक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगा है। सभी परिवहनों में सबसे ज़्यादा महंगा है। दूसरा, समुद्रों को पार करने में जलयानों के माध्यम से भी हो जाते हैं, वायु परिवहन के माध्यम से भी हो जाते हैं, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर, घने जंगलों में, अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी पठारी भूभागों में, मरुस्थलों में, जहां भी कहीं पहुंचाना होता है वहां पर हम वायु परिवहन को पहुंचा सकते हैं, हेलीकॉप्टर, जहाजों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। इनके प्लेटफॉर्म बनाने में भी महंगा होता है, इनका खर्चा भी महंगा आता है, इसलिए सबसे ज्यादा महंगा परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। और वायु परिवहन दो रूप में होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर बात करते हैं तो देश के आंतरिक भागों में किए जाने वाला परिवहन राष्ट्रीय परिवहन, और देश से बाहर किए जाने वाला जो परिवहन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होता है। अब राष्ट्रीय परिवहन में हमारे में भारत में लगभग 15 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो जहाँ पर विदेशों के लिए सेवाएं, वायुयान सेवाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत की दो सरकारी सार्वजनिक एजेंसियां हैं जो वायु सेवाएं प्रदान करती हैं, उनमें इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दो सार्वजनिक एजेंसियां हैं जो भारत में सरकारी तौर पर राष्ट्रीय सेवा देती हैं। इसके बाद में कुछ अलग प्राइवेट एजेंसियां भी कार्यरत है, जैसे पवन हंस, वायुदूत है, हंसराज है, जैक है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी अब सेवाएं दे रही हैं, राष्ट्रीय सेवाएं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेवा दे रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दे रही हैं। अब उनको भी बाद में दोनों को मिला दिया गया है इंडियन एयरलाइंस के तौर पर। अब उसका नया नामकरण कर दिया गया है इंडियन एयरलाइंस वायुदूत सेवाएं, जो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। कौन सी हैं ये? भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, और उनमें भी हमारे राजस्थान का जो सांगानेर हवाई अड्डा है वो राज्य का पहला और भारत का 14वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है। राज्य का, राजस्थान का तो पहला और भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत के इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उनमें दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिवाजी कोलकाता, उसका महाराष्ट्र मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई का। बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बड़े बड़े शहर जो महानगर हैं या पत्तनों के करीब हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के नज़दीक हैं, अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित कर दिए गए हैं। और राष्ट्रीय अड्डों में अगर बात करते हैं तो हमारे राजस्थान से बहुत सारे राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर और जोधपुर के राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोनों, बीकानेर का नाल हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से और यात्रियों को लाने ले जाने में दोनों में ही सक्षम है।
दोनों तीनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है सॉरी, राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की सीमा के पास में स्थित है, तो इसलिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे यात्रियों को लाने ले जाने में भी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम से पाकिस्तान की जो सीमा लगती है हमारे करीब है, इसलिए यहाँ पर युद्ध अभ्यास भी कराए जाते हैं, कभी वायुसेना के तो कभी स्थलीय सेना के, रेगिस्तान में स्थित है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में है, अजमेर किशनगढ़ में हवाई पट्टी की निर्माण कार्यरत है, तो ये राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे राजस्थान में भी उपलब्ध है। इसके बाद में देखते हैं हम जल परिवहन, इसके बाद में देखते हैं हम जल परिवहन। जल परिवहन दो रूपों में होता है, एक तो आंतरिक और दूसरा होता है समुद्रिक। एक तो होता है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा होता है सामुद्रिक जल परिवहन। सामुद्रिक जल परिवहन का मतलब होगा वो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, लेकिन नाम समुद्रों का आता है क्योंकि परिवहन होता है समुद्रों से। जल परिवहन के लिए मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जल में ही होता है। जल परिवहन का होता है, जल में होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन की तीनों, अगर मोस्टली अब जो बड़े परिवहन है, मोटे तौर पर जो परिवहन है, इनको अगर हम ध्यान से तुलनात्मक अध्ययन करें तो जल परिवहन सबसे सुविधाजनक है, सॉरी सबसे सस्ता है, सुविधाजनक नहीं सबसे सस्ता है। जल परिवहन तीनों ही परिवहनों में सबसे सस्ता है। ये स्थल परिवहन से भी सस्ता है, वायु परिवहन से भी सस्ता है, सभी परिवहनों में जल परिवहन सबसे सस्ता है। दूसरा, दूरस्थ क्षेत्रों पर अधिक बाहर वाली वस्तुओं को ले जाने में सक्षम, कितनी भी वजन वाली वस्तुएं हो, किसी भी दूसरे देशों को निर्यात करनी हो तो जल परिवहन सबसे सस्ता भी है और अधिक वजन वाली वस्तुओं को ले जाने में सक्षम भी है। लगभग 6-6 महीने, एक 12-12 महीने के लिए जलयान समुद्रों में रहते हैं। कितने विशाल क्षेत्र होते हैं उन जलयानों के, उनमें सारी सुविधाएं होती हैं, इसलिए अधिक वजन वाली वस्तुओं को दूरस्थ स्थानों पर दूसरे महाद्वीपों के देशों तक पहुंचाने में सक्षम है, बशर्ते समुद्री क्षेत्र होना चाहिए, जल होना चाहिए उनको पहुंचाने के लिए। तो एक तो हो गया आंतरिक जल परिवहन। अब भारत में हम जब आंतरिक जल परिवहन की बात करते हैं, भारत हो या किसी भी देश में, दूसरे देशों में अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक जल परिवहन नदियों में, नहरों में और झीलों में किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन कहाँ किया जाता है? नदियों में, नहरों में और झीलों में किया जाता है, जबकि सामुद्रिक जल परिवहन देश के बाहर तटीय सीमाओं में समुद्रों के माध्यम से किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में आंतरिक जल परिवहन गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों में, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और अन्य की सहायक नदियों में जल परिवहन किया जाता है। दक्षिण की भारत में बात करते हैं तो कृष्णा, दामोदर, कावेरी नदियों में, और एक केरल के में है एक नदी, वहाँ पर भी जल परिवहन पश्चिमी तट पर किया जाता है। उत्तर भारत में बात करते हैं तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं। उसके बाद में पंजाब में के कुछ नदियाँ हैं, सतलज और ब्यास नदियाँ हैं, जिनमें जल परिवहन आंतरिक रूप पर किया जाता है। नहरी जल परिवहन की बात करें तो कई भारत की कई नहरें ऐसी भी हैं जिनमें छोटे स्तर पर जल परिवहन किया जाता है। और समुद्री जल परिवहन की बात करें तो भारत में समुद्री जल परिवहन, भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की तटीय सीमा 61 किलोमीटर, अगर और द्वीपों सहित देखा जाए, इसको द्वीपों सहित देखा जाता है तो 7,500 से 16.6 किलोमीटर हो जाती है। 7,500 से 16.6 किलोमीटर द्वीपों सहित, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला लेते हैं तो 7,500 से 16.6 किलोमीटर हो जाती है तटीय सीमा भारत की। अब आप लगा लीजिए इतनी लंबी विशाल तटीय सीमा होने पर कौन सा ऐसा देश है जो समुद्री जल परिवहन का उपयोग ना करे? भारत सर्वाधिक मात्रा में समुद्री जल परिवहन का उपयोग करता है, आयात निर्यात के लिए विदेशों से। समुद्री जल परिवहन भारत के मुख्य जो बंदरगाह हैं, बड़े 12 बंदरगाह हैं, जिनसे अधिकांश तौर पर समुद्री जल परिवहन भारत में होता है और भारत की मूल तटीय सीमा को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनमें मैं आपको बता दूं, पश्चिमी तट पर कांडला है, कांडला के बाद में मुंबई पत्तन है, मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के सहायक पत्तन के रूप में जवाहरलाल नेहरू पत्तन और कांडला पत्तन विकसित किया गया। उससे नीचे चढ़ते हैं तो मार्मागांव से गोवा का, केरल में तो कर्नाटक में चढ़ते हैं तो न्यू मंगलोर, केरल में कोच्चि
तमिलनाडु में तूतीकोरन, आंध्र प्रदेश में चेन्नई, विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हल्दिया, इंदौर जैसे अंतर्राष्ट्रीय पतन है। जो कुछ पतन इनमें से प्राकृतिक दृष्टि से निर्मित है, कुछ कृत्रिम स्थिति से बनाए गए हैं, जो हमारे आंतरिक जल परिवहन को यानी समुद्री जल परिवहन को भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करते हैं। भारत के समुद्री जल परिवहन की एक अलग ही विशेषता है, जो चारों तरफ समुद्र, तीन तरफ भारत समुद्रों से घिरा हुआ है, तो किसी भी दिशा से होने वाला परिवहन, समुद्री जल परिवहन भारत के लिए सुविधाजनक है। जो हिंद महासागर यानी बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से भारत घिरा हुआ है, इसलिए भारत सर्वाधिक मात्रा में समुद्री जल परिवहन का उपयोग करता है। अब हम बात करते हैं देश के आंतरिक जल परिवहन में। तो देश के आंतरिक जल परिवहनों में नदियाँ और नहरों और झीलों के द्वारा परिवहन होता है, तो उसमें हम बात करते हैं कि नदी परिवहन, उसमें हम बात करेंगे केवल नदी परिवहन में। इसमें हम बात करेंगे केवल नदी परिवहन। क्योंकि आंतरिक परिवहन नदियों में, नहरों में और झीलों में, यानी नंबर 1 नहरों में, नदियों में और झीलों में। इसमें से हम बात करेंगे केवल नदियों में। नदियों में जल परिवहन किस अवस्था में होता है? तो नदी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो नदी जल परिवहन को प्रभावित करते हैं? कहने का मतलब ये हुआ, तो जल परिवहन आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दो रूपों में होता है। अब ऐसी नदियां हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होता है, जैसे स्वेज नहर है, नहरें हैं, वो नदियां भी हैं, और पनामा है, और कुछ देश के अंदर हैं, कुछ देश के बाहर भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी करती हैं, क्योंकि परिवहन नदियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, समझ रहे ना, और देश के अंदर भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है और देश के बाहर भी हो सकता है। लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों जगह प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नदी जल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक, नदी जल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक। नदी जल मार्गों को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से कारक हैं, जो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो परिवहन के लिए आवश्यक रूप से सहायक होती है और होनी भी चाहिए। परिवहन तभी संभव होगा जब वो क्रियाएं होंगी। उनमें सबसे पहले नंबर 1 गहराई। क्या है? गहराई। गहराई में क्या है कि नदियों में जल की गहराई सर्वत्र समान होनी चाहिए। नदियों में जल की गहराई सर्वत्र समान होनी चाहिए, सर्वत्र समान होनी चाहिए। अन्यथा शुष्क हो जाने पर या बाढ़ आ जाने पर परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। शुष्क हो जाने पर, शुष्क हो जाने पर अथवा बाढ़ आ जाने पर, बाढ़ आ जाने पर बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बाधा उत्पन्न हो जाती है और परिवहन बंद हो जाता है। परिवहन बंद हो जाता है। यानी गहराई में नदियों में जल की गहराई सर्वत्र समान होनी चाहिए। कहीं जल कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, और बात के चलो कहीं बाढ़ आ गई तो कहाँ जहाँ कम है वहाँ तो जल की पूर्ति होगी, लेकिन ज्यादा हो तो वहाँ तो अधिकता हो जाएगी, तो परिवहन बाद में बाधा होती है। कई बार कहाँ शुष्कता हो जाती है, शुष्क हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जल की कमी हो जाती है। जहाँ पर गहराई कम है और शुष्कता हो गई तो और भी जल कम हो जाएगा, तो उसमें परिवहन संभव ही नहीं है। तो पहला कारण है कि गहराई यानी नदियों में जो जल की गहराई है वो सब जगह समान होनी चाहिए, जिससे कि विधिवत रूप से समान रूप से सब जगह परिवहन हो सके।
नंबर 2, नदियां हिम के प्रभाव से बची रहें, नदियां हिम के प्रभाव से मुक्त हों, नदियां हिम के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, नदियां हिम के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। क्यों, इसलिए मुक्त होनी चाहिए कि अगर नदी का जल हिम वर्षा हुई हिम के रूप में या उसमें, और नदियों का जल अगर जम गया तो फिर परवहन कैसे होगा? जमे हुए नदी के जल पर परवहन संभव नहीं है। तो इसलिए नदियां जो है वो हिम के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए, अन्यथा जल के जम जाने से आवागमन बाधित हो जाता है, अन्यथा रुक जाता है। तीसरा बिंदु, नदियों के मार्ग में रपट, झरने, प्रपात इत्यादि नहीं होने चाहिए, इत्यादि नहीं होने चाहिए। नदियों के रास्ते में रपट, झरने और चट्टाने, या वो क्या है, प्रपात या चट्टाने, ये नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि नदियों के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। मैदानी भाग ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैदानी भागों में और अधिक जनसंख्या वाले और औद्योगिक क्षेत्रों के पास से जो नदियाँ गुजरती हैं उनमें परिवहन अधिक होता है, क्योंकि यात्रियों का भी और कुछ वस्तुओं का भी, कुछ कच्चे माल का भी आयात निर्यात उनमें होता रहता है। तो मैदानी भाग होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ भी जनसंख्या अधिक होती है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं, तो परिवहन पर्याप्त मात्रा में होता रहता है। अगला है, इनके प्रभाव से बचनी चाहिए, गहराई से भी होनी चाहिए। और तीसरा, इसमें नदियों के मार्ग में ये नहीं होने चाहिए, नदियों का मार्ग तंग और गहरा होना चाहिए। नंबर 4, नदियों का मार्ग तंग व गहरा होना चाहिए। नदी घाटियां जो है वो तंग होनी चाहिए, सीधी और गहरी होनी चाहिए। सीधी होनी चाहिए, गहरी भी होनी चाहिए, जिसमें कि नदी वो जलयान आसानी से हमारे चल फिर सके। घाटियों में नहीं होना चाहिए, तंग और गहरी घाटियों में ना होकर के मैदानी भागों में होना चाहिए। गहरी घाटियों में नहीं हो, तंग घाटियां जो सक्रिय होती है उनमें नहीं, फैली हुई होनी चाहिए नदियाँ, जिनमें कि परिवहन आसानी से हो सके। और खासकर मैदानी और जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों से नदियाँ जो गुजरती हैं उनमें अधिक परिवहन होता है। अगला है दलदली मार्गों से। नंबर 5, पांचवें में है, दलदली मार्गों से निकलने वाली नदियों में भी परिवहन नहीं हो सकता। दलदली मार्गों से निकलने वाली नदियों में परिवहन नहीं हो सकता है। जो दलदली मार्गों से जो नदियां निकलती हैं उनमें परिवहन नहीं हो सकता, क्योंकि जहाज व छोटी नावें फंस जाती हैं दलदल में। जो जहाज होते हैं, नाव होती है, वो दलदल में फंस जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर परिवहन नहीं हो सकता। नदियों में नावें धारा के साथ नीचे तो जा सकती है, लेकिन ऊपर नहीं जा सकती। और जल की जो गहराई है, जल की गहराई पर्याप्त, प्रत्येक भाग में पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि एक तरफ नदी में जल अधिक है और दूसरी तरफ नदी में जल कम है, तो उसमें क्या है कि परेशानी हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। कम गहराई में नावें फंस सकती है जा करके, अधिक गहराई से निकल जाएंगी, या फिर आधे नदी भाग में परिवहन हो जाएगा, आधे में नहीं हो पाएगा। इसलिए सर्वत्र सभी जगह जल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट है दूरी व लंबाई। दूरी व लंबाई कम करने के लिए नदियों में मोड़ अधिक नहीं होने चाहिए। दूरी और लंबाई कम करने के लिए नदियों में मोड़ अधिक नहीं होंगे। अधिक मोड़ होंगे तो समय भी अधिक लगेगा, खर्चा भी अधिक आएगा, समय भी अधिक लगेगा और खर्चा भी अधिक आएगा। दूरी को कम करने के लिए नदियाँ सीधी होनी चाहिए, या फिर अगर उसमें अधिक मोड़ हुए तो उनको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, रास्ता चेंज करेंगे तो खर्चा भी अधिक आएगा। इसलिए नदियों में अधिक मोड़ भी नहीं होने चाहिए। प्रवाहित जो नदियाँ हैं जिनमें परिवहन होता है वह नदियाँ सीधी होनी चाहिए। और नेक्स्ट बिंदु आता है इसमें, जैसे नदी के पेटे में रेत नहीं होनी चाहिए, जिससे जल की गहराई घट जाती है। बार बार अपरदित तो होती है नदियाँ, प्रवाहित पानी है, जल है, अपने साथ जो भी कुछ भाकर मिलाता है तो उसमें जमता चला जाता है, जिससे कि उसकी गहराई कम हो जाती है।
और वो भी एक क्या है, परवेन में आने वाले परवेन में कुछ समय बाद कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तलछट जमा होती जाती है, तो नदियों की जो गहराई है वो कम हो जाती है, उससे फिर परवेन रुक जाता है। उसके बाद में नदियाँ सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से होकर बहने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में ही होने चाहिए, जिसमें जहाँ पर सघन जनसंख्या हो, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कच्चा माल आता हो, निर्मित माल निकटतम बाजार में जाता हो, तो वहाँ पे परवेन संभव हो जाता है। तो ये रहा हमारे साथ परवेन बिंदु, और उसमें भी हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परवेन, तीनों परवेनों के विषय में, और उसमें जो मुख्य दावों था नदी जलमार्गों को प्रभावित करने वाले हमारे 8-10 बिंदु जो मैंने बताए हैं, इन पर थोड़ा फोकस करना। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।